Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 27th July, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, आस्क फाइनेंस पैनल इफ़ पॉसिबल टू चेक फ्रीबी सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो फ्रीबीज़ दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली और पंजाब में फ्री पावर दी जाती है। पंजाब में ये अनाउंस किया गया था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा विमेन को 1000 रुपये। तो ये सब फ्रीबीज़ होते हैं। तो फ्रीबीज़ लाइक फ्री पावर, मंथली स्टाइपेंड टू विमेन आर अमंग प्रोमिसेस जो कि पार्टीज़ करते हैं वोट्स को गार्नर करने के लिए। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा वोट्स को यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए। तो वंडरिंग वाई द सेंटर इज़ हेजिटेटिंग टू स्पेल आउट इट्स स्टैंड। तो सेंटर को नोटिस भेजा गया था कि सेंटर का क्या स्टैंड है, लेकिन सेंटर ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। ऑन अ प्ली सीकिंग डायरेक्शंस टू रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज यूजिंग पब्लिक मनी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस कमीशन से कहा है कि फाइनेंस कमीशन से कंसल्ट करना चाहिए। क्या फाइनेंस कमीशन यहाँ पर फ्रीबीज को रेगुलेट कर सकता है? अब फाइनेंस कमीशन कैसे फ्रीबीज को रेगुलेट कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जब फाइनेंस कमीशन यहाँ पर फॉर्मूला निकालता है कि टैक्स डिवोल्यूशन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन कैसे होगा, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल, इनकम डिस्टेंस कितनी है, एरिया कितना है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है। तो उसमें अगर एक क्राइटेरिया ये भी हो जाए कि स्टेट्स के ऊपर डेट कितना है, और अगर डेट स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा है और उसकी वजह से अगर उनको कम टैक्स डिवोल्यूशन मिलेगा, तो ऐसे में जो स्टेट्स हैं वो खुद को रेगुलेट करेंगे और ज़्यादा फ्रीबीज़ यहाँ पर अनाउंस नहीं करेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म हो सकता है। फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर फ्रीबीज़ को रेगुलेट कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है फ्रीबीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो रिस्पॉन्डिंग टू द नोटिस, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेड इट हैज़ नो पावर टू रेगुलेट द सेम और टेक एक्शन अगेंस्ट पार्टीज़। और यहाँ पर जो पार्टीज़ विनिंग पार्टीज़ होती हैं वो जैसा चाहे वैसी पॉलिसीज़ बना सकती हैं, उसमें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई से नहीं होता है। And whether such policies are financially viable or its adverse effect on the economic health over the state is a question जो कि यहाँ पर वोटर्स डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, वोटर्स से ये उम्मीद करना कि वोटर्स ये सोचें कि अगर यहाँ पर स्टेट फ्रीबीज़ दे रहा है तो उसका मतलब है डेट लेकर दे रहा है और वो डेट जो है वो फंड किया जाएगा बाय द टैक्स पेयर्स मनी। तो इतना तो वोटर्स नहीं सोचते हैं, क्योंकि वोटर्स भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में सोचते हैं कि अभी तो उनको फ्री में मिल रहा है, वो आगे का नहीं सोचते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांट रेगुलेट स्टेट पॉलिसीज एंड डिसीजंस विच मे बी टेकन बाय द विनिंग पार्टी व्हेन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। और बस यही फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है क्या वो किसी तरीके से रेगुलेट कर सकता है, तो फाइनेंस कमीशन से कंसल्ट किया जाए। तो पॉइंटिंग आउट द डेट सिचुएशन ऑफ वेरियस स्टेट्स ही सेड द कंट्री वुड बी हेडेड द श्रीलंका वे अगर यहाँ पर कोई अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया। He said the finance commission when it makes allocation to states can take into account the debt of the state। तो मैंने आपको बताया एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डेट कितना है। And that's a procedure that can be adopted and you can't expect the government of India to issue directions, that's not possible। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्यों डायरेक्शंस इशू नहीं कर सकता। आगे हम चलते हैं। लार्जर प्लांट मोर जॉब्स गेन्स ऑफ अर्ली मूवर्स ऑन लेबर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर लेबर रिफॉर्म्स किए गए हैं बाई सम स्टेट्स। किसी ने 2014-15 में कर लिए, किसी ने 2017 से 20 में किए और किसी ने अभी तक नहीं किए। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसकी एक स्टडी हुई है। तो अ स्टडी अंडरटेकन बाय अ थिंक टैंक अंडर द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री रिवील्स दैट इन स्टेट्स जहाँ पर लेबर रिफॉर्म्स हुए वहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो प्लांट साइजेज है वो भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, राजस्थान ने लेबर रिफॉर्म्स बहुत पहले कर लिए थे, लेकिन राजस्थान के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि राजस्थान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल है वो थोड़ा कम है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक साल में ही वहाँ पर बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो की रिफॉर्म्स दैट द स्टडी बाई वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट लुक डेट वर। तो यहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे? तो पहला ये था कि पहले अगर 100 वर्कर्स भी हैं तो अगर आपको अपनी जो कंपनी है उसको बंद करना है तो गवर्नमेंट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको 100 से 300 कर दिया गया है कि अगर 300 वर्कर्स हैं और तब आपको अगर अपनी कंपनी बंद करनी है तभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी में 299 वर्कर भी हैं तब भी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट नोट की ज़रूरत नहीं है। तो रेजिंग द वर्कर थ्रेशोल्ड टू 300 फ्रॉम 100 फॉर एग्जेम्प्टिंग कंपनीज फ्रॉम सीकिंग गवर्नमेंट नोट टू शट डाउन।
दूसरा यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ एक्ट है, तो फैक्ट्रीज़ एक्ट में जो कंप्लायंस करने के लिए प्रोविजन है तो वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड अंडर द फैक्ट्रीज़ एक्ट फ्रॉम 10 to 20 फॉर यूनिट्स ड्राइंग पावर एंड 20 to 40 फॉर दोज नॉट ड्राइंग पावर। फिर इसके अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इन टेक्सटाइल्स एंड एपरल सेक्टर, तो ये कुछ रिफॉर्म्स किए गए। ये रिफॉर्म्स राजस्थान ने 2014-15 में कर लिए थे, एंड दोज विच चेकड इन लेटर बिटवीन 2017-20 में उत्तर प्रदेश और झारखंड ने कुछ रिफॉर्म्स किए और तमिलनाडु ने यहाँ पर रिफॉर्म बिल्कुल नहीं किया। तो राजस्थान और महाराष्ट्र ने सेम टाइम पीरियड के दौरान ये रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन राजस्थान में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स क्रिएट नहीं हुई और महाराष्ट्र में हुई। उसका रीज़न ये है कि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो द इम्पैक्ट सीम्स टू बी हेट्रोजीनियस अक्रॉस स्टेट्स एंड ओवर टाइम। तो उसका रीज़न यही है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल है वो वेरी करता है स्टेट्स में। तो नो significant impact was visible till 2017 in comparison with Jharkhand which amended its labor laws in 2017। अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में सिर्फ 1 साल में ही। The study attributes this heterogeneity to the industrialization level। तो मैंने आपको बताया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल है वो स्टेट्स में डिफरेंट है, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स पर तो यहाँ पर जो लेबर रिफॉर्म्स किए गए हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है और उसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। दोज विच हैड द नेसेसरी इकोसिस्टम एंड एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू ग्रो कुड रीप द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस सूनर देन अदर्स। एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इन कंसर्न, तो सारे ही स्टेट्स में हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता हुआ दिखा है जहाँ पर भी लेबर रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो यहाँ पर ये डेटा बताया गया था, द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज प्लांट्स विद 300 और मोर वर्कर्स एंड अ डिक्लाइन इन शेयर ऑफ प्लांट्स विद वर्कर्स लेस देन 299 ड्यूरिंग द पीरियड्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर 300 वर्कर्स हैं तभी यहाँ पर कंपनी बंद करने से पहले गवर्नमेंट नोट की ज़रूरत है। अगर 300 से कम वर्कर्स है तो कंपनी बंद करने से पहले गवर्नमेंट नोट की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लेबर रिफॉर्म्स किए गए थे। राज्यसभा से 19 MPs को सस्पेंड कर दिया गया है। तो डीपनिंग द पॉलिटिकल डिवाइड एंड सेटिंग द स्टेज फॉर मोर स्टॉर्मी डेज इन द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 19 ऑपोजिशन MPs वर सस्पेंडेड, क्योंकि वो यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे कि प्राइस राइज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, GST रेट्स में जो यहाँ पर हाइक किया गया उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और जिसकी वजह से उनको यहाँ पर कर दिया गया है सस्पेंड। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नो शिफ्टिंग ऑफ लाइन्स आउटसाइड गुजरात इन सेंटर्स 25-year प्लान। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइन के लिए 25 ईयर का रोड मैप लाया जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि लाइन्स को शिफ्ट किया जाएगा। तो लाइन्स को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अभी तक लाइन्स जो है वो गिर लैंडस्केप में ही है, और गिर लैंडस्केप में उन्हें काफ़ी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस फैल गया था, फिर उसके बाद बेप्सियोसिस नाम की डिजीज़ फैल गई थी। तो ऐसे में डर है कि कहीं लाइन की पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनको ट्रांसलोकेट करने की ज़रूरत है। तो पहले ये डिसाइड हुआ था कि कूनो पालपुर में ट्रांसलोकेट किया जाएगा, लेकिन कूनो पालपुर में फिर तो ट्रांसलोकेट हुए नहीं। अब तो कूनो पालपुर में अफ्रीकन चीता आ रहे हैं। तो 9 years आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गेव इट अ 6-month डेडलाइन फॉर शिफ्टिंग लाइन्स फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश, और 4 years बेसिकली 4 साल हो चुके हैं। यहाँ पर सेंटर ने ये सुप्रीम कोर्ट को एश्योर किया था कि वो यहाँ पर जो लाइन्स हैं उनको ट्रांसलोकेट कर देंगे, लेकिन अभी तक सेंटर ने ट्रांसलोकेट नहीं किया है। और 25 ईयर रोड मैप लेकर आया गया जिसमें प्रोजेक्ट लाइन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ लाइन्स। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट लाइन के लिए रोड मैप है उसमें ये कहा गया है कि हमें नेचुरल डिस्पर्सल करना है लाइन्स का अक्रॉस सौराष्ट्र एंड पोटेंशली टू राजस्थान बाय द टाइम इंडिया सेलिब्रेट्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047। तो जब यहाँ पर 2047 तक हम ये कोशिश करेंगे जो नेचुरल लैंडस्केप है, जो नेचुरल डिस्पर्सल है, वो लाइन्स का राजस्थान तक हो जाए। तो ये सब कोशिश की जाएगी, यहाँ पर ट्रांसलोकेट नहीं किया जाएगा। तो कार्डिनल इशू इज़ नॉट वेदर द एशियाटिक लाइन इज़ द फैमिली मेंबर ऑफ द प्राइड ऑफ ए स्टेट, बट द प्रिजर्वेशन ज़रूरी है, और यही बेस्ट इंटरेस्ट में है कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए एशियाटिक लाइन को। ही एलिज्ड दैट अनदर प्लान टू सेटल चीताज एट द कूनो पार्क इन मध्य प्रदेश व्हेन देयर वर अदर अवेलेबल साइट्स। तो यहाँ पर ये कहा गया एक्सपर्ट्स के द्वारा कि यहाँ पर अफ्रीकन चीता को क्यों लाया जा रहा है कूनो पालपुर में, यहाँ पर हमें लाइन को शिफ्ट करना चाहिए था। नाउ अफ्रीकन चीताज आर बीइंग एयरलिफ्टेड व्हाइल आवर लाइन्स आर एक्सपेक्टेड टू वॉक ऑल द वे टू MP वाया राजस्थान। अब प्रॉब्लम यह है कि गुजरात में गिर लैंडस्केप में हमें बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स देखने को मिले हैं, और हमें अगर लाइन्स को सेव करना है तो ज़रूरी है कि ट्रांसलोकेट होनी चाहिए, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। द नीड फॉर सेटिंग अप अ लाइन पॉपुलेशन आउटसाइड गुजरात एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट मास कैजुअलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया बेप्सियोसिस हो गया था, फिर उससे पहले कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस हो गया था। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि लाइन की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए तो ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए जाएँ उनको ट्रांसलोकेट करने के लिए। यहाँ पर इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली कोर्ट्स बिल। सक्सेस इन कर्बिंग स्मगलिंग अलॉन्ग बॉर्डर आफ्टर एक्सटेंडिंग BSF जुरिस्डिक्शन। तो लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने BSF की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया था, 15 से 50 किलोमीटर कर दिया था पंजाब में, वेस्ट बंगाल में और असम में, और गुजरात में 80 किलोमीटर पहले था, फिर 50 किलोमीटर कर दिया था। बेसिकली कम कर दिया था गुजरात में, और बाकी यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जिसमें इंक्रीज़ कर दिया गया था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के डेटा से ये पता चला है कि जुरिस्डिक्शन इंक्रीज करने के बाद जो स्मगलिंग है वो कम हो गई है। तो एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ BSF लास्ट ईयर हैज़ हैड टू सक्सेस इन कर्बिंग स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड अदर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है। थर्ड कंट्रीज इन CPEC, इंडिया स्लैम्स चाइना पाक। अब यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान ने इनवाइट किया है कि कोई भी थर्ड कंट्री अगर यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। तो इंडिया ने स्लैम किया है, क्योंकि इंडिया तो वैसे भी यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये कहता है कि ये हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है। तो इंडिया ऑन ट्यूसडे क्रिटिसाइज चाइना एंड पाकिस्तान फॉर देयर एफर्ट्स टू एनकरेज थर्ड कंट्रीज टू ज्वाइन प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू द CPEC, जो कि एक $multi-billion कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जो कि पास होता है POK से। इसीलिए हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। हूच हूच क्या होता है बेसिकली? तो इलिसिट जो शराब होती है उसी को हूच कहते हैं, और जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। UAE इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देयर आर ह्यूज इकोनॉमिक स्टेक्स एंड टाइज विद इट। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट द रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया, कि हमारी रिलेशनशिप वेस्ट एशिया से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज़ के साथ कितनी ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर हमारी ट्रेड टाइज देखें तो UAE हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वाइल द US इज़ आर नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना नंबर 2 और UAE इज़ नंबर 3 ट्रेडिंग पार्टनर। फिर यहाँ पर GCC कंट्रीज़ की बात की गई है, और GCC कंट्रीज़ के साथ हमारा जो ट्रेड है वो $72 बिलियन का है। GCC में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान, UAE एंड कुवैत। तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है कि GCC कंट्रीज़ में कौन से मेंबर हैं। उसमें एक ऑप्शन ईरान भी था, तो बेसिकली ईरान उसमें ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, तो वही गलत था एक। द लार्ज सॉवरन फंड्स, तो यहाँ पर जो सॉवरन फंड्स हैं इन कंट्रीज़ में, GCC कंट्रीज़ में, तो उसमें जो आबू धाबी का इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सॉवरन वेल्थ फंड है, और उन्होंने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। तो नियरली 60% ऑफ इंडियाज़ इंपोर्ट्स फ्रॉम GCC कंट्रीज़ आर क्रूड और एंड नेचुरल गैस। इसीलिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो गल्फ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हम गल्फ़ को अभी तक रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखते थे। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान इस्लामिक और गल्फ़ भी इस्लामिक, तो उसकी वजह से हमारा जो रिलेशंस थे वो ज़्यादा इंप्रूव्ड नहीं थे गल्फ़ के साथ। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, तो मोदी गवर्नमेंट हैड इन्वेस्टेड इनॉर्मस एनर्जी इनटू द रिलेशनशिप। नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द UAE फॉर 34 लॉन्ग ईयर्स आफ्टर इंदिरा गांधी 1981। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था 2015 में। तो गल्फ़ वॉज थॉट टू बी पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड। तो हमने हमेशा गल्फ़ को पाकिस्तान के प्रिज्म से देखा है, जो कि हमें नहीं करना था, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक है इसीलिए। दैट वॉज ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम बट चेंज एवर सिंस UAE मूव टू अ ग्रेटर रिलीजियस टॉलरेंस। तो यहाँ पर UAE भी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेट हो चुका है। सऊदी अरेबिया हैज़ मेड इमेंस स्ट्राइड्स इन चेंजिंग इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म। द UAE in fact went out to say it is India's internal matter। तो यहाँ पर बात की जा रही थी कि आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया गया है, जो एब्रोगेट किया गया, उसके बारे में OIC में डिस्कशन होना चाहिए। तो UAE ने यहाँ पर क्लियर कह दिया था कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें OIC में क्यों डिस्कशन होना चाहिए। फिर व्हेन द UAE वाज होस्टिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द OIC, तो उन्होंने सुषमा स्वराज जी को यहाँ पर इन्वाइट किया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर। ऑन पाकिस्तान एंड टेररिज्म, तो अगर हम देखें तो UAE और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइट हुए हैं। व्हेन 9/11 हैपेंड इट केम एज अ शॉक टू द UAE एंड सऊदी अरेबिया। 19 हाईजैकर्स में 15 यहाँ पर सऊदी से थे और 3 इसमें एमिरातीस थे। तो यहाँ पर UAE और सऊदी अरेबिया को समझ आया कि यहाँ पर रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर UAE और सऊदी अरेबिया टेररिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। ऑन द इम्पैक्ट ऑफ नुपुर शर्मा रिमार्क्स, तो नुपुर शर्मा रिमार्क की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स तो आई थी डिप्लोमेटिक लेवल पे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं इन कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो रिमार्क्स फॉर ओडियस एंड इन द नेचर ऑफ अ सेल्फ गोल, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग दैट सच रिमार्क्स कम फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, जब प्राइम मिनिस्टर खुद इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द गल्फ कंट्रीज़। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट द राइट हैंड को पता ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, फिर आप ऐसे स्टेटमेंट्स देकर रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए। बियॉन्ड दैट, इजंट इट पार्ट ऑफ आर कल्चर टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। तो हमारा जो नोशन ऑफ सेकुलरिज्म है वो बहुत डिफरेंट है फ्रेंच नोशन ऑफ सेकुलरिज्म से। तो वहाँ पर जो सेकुलरिज्म है और जो हमारा सेकुलरिज्म है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो एक बार मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है कि हमारा सेकुलरिज्म वेस्ट के सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो इसके बारे में आप अपने पॉइंट्स एक बार तैयार रख लेना पहले से, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है।
आई बिलीव दैट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस आर रेजिलियंट एज देयर अ डीप नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व, और ये छोटे मोटे इंसिडेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं। अनदर वायरस अलर्ट। तो ये नया वायरस मंकी पॉक्स वायरस है। तो अ वायरस बिलोंगिंग टू द पॉक्स वायरसेस फैमिली और रेयर कंटेजियस रश इलनेस हो रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरस, इसका मतलब ये है इसका ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस होता है। इसके होस्ट क्या होते हैं? तो इसके होस्ट होते हैं रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स। तो व्हाट वाज प्रीवियसली, तो ये है यहाँ पर एंडेमिक टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, लेकिन अभी हम देखें तो 50 कंट्रीज़ में फैल चुका है। गुड न्यूज़ ये है कि लोग खुद से यहाँ पर ठीक हो जाते हैं और ज़्यादा यहाँ पर फर्टिलिटी रेट नहीं है। फर्टिलिटी रेट यहाँ पर 3 से 6% के बीच में है। कैसे फैलती है? तो टचिंग स्किन लिएजन्स या बॉडली फ्लूइड्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएं, या क्लोथिंग और लाइनेंस की वजह से बॉडली फ्लूइड्स ट्रांसफ़र हो जाएं, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से फैल सकता है। सो फार एविडेंस सजेस्ट कि सेक्सुअल और इंटीमेट कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये मंकी पॉक्स फैल सकता है। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड बाय शेयरिंग अ बेड टॉवल और अनवॉश्ड क्लॉथ्स। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर मंकी पॉक्स जो है फैल सकता है। व्हेन सिम्टम्स अपीयर इट इज़ क्रिटिकल टू आइसोलेट द इन्फेक्टेड पर्सन। तो जैसे ही सिम्टम्स होते हैं उस पर्सन को यहाँ पर आइसोलेट या क्वारंटीन कर देना चाहिए। लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है लोगों के बीच में। तो पब्लिक अवेयरनेस ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन शुड बी प्रायोरिटाइज टू रिड्यूस द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस। इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। गुड हाइजीन मेंटेन करो। अभी तक स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को यूज़ किया जाता था फॉर द मंकी पॉक्स, लेकिन स्मॉल पॉक्स एज सच इराडिकेट हो चुका है। तो स्मॉल पॉक्स की इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन है नहीं। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर द पास्ट 50 ईयर्स रिजल्टिंग इन अ स्कार्सिटी ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन्स। और आने वाले टाइम में हमें जूनोटिक डिजीज़ और ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो दिस इज़ नॉट द लास्ट सच डिफिकल्टी वी विल फेस एज द वर्ल्ड इज स्टिल विटनेसिंग मोर सच पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। तो जूनोटिक डिजीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं वो पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं। पावर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हैबिटाट है वो ओवरलैप हो रहा है। तो आने वाले समय में हमें जूनोटिक डिजीज़ और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो देयर विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी मोर ऑफ दीज अकरेंसेज इन द फ्यूचर। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है। हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए रिगार्डिंग पैंडेमिक। अब हम आगे चलते हैं टिपिंग पॉइंट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर सर्विस चार्ज के ऊपर एक जजमेंट दिया है, तो वही हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक द दिल्ली हाई कोर्ट स्टेट द ऑपरेशन ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये कहा था कि जो यहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्विस चार्ज को बिल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोविजन के ऊपर लगा दी रोक। तो द गाइडलाइंस स्टेटेड दैट कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज एज अ प्री कंडीशन टू प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस अमाउंट्स टू अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये यहाँ पर CCPA की गाइडलाइंस थी कि आप एज सच यहाँ पर सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हो, बिल में इंक्लूड नहीं कर सकते हो सर्विस चार्ज। और सर्विस चार्ज यहाँ पर पूरी तरीके से वॉलंटरी होगा कि अगर कस्टमर देना चाहेगा तो वो दे सकता है, लेकिन आप बिल में इंक्लूड करके नहीं दे सकते हो। तो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, तो वैसे तो वो NCT ऑफ दिल्ली में ही कन्फाइंड रहना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 2004 के केस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था एनी ऑर्डर पास बाय ए हाई कोर्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन उसका इफेक्ट पूरे कंट्री में रहेगा। और ये यहाँ पर एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है क्योंकि इसमें CCPA की गाइडलाइंस के तहत ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं कि सर्विस चार्ज यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो नहीं लगा सकते हैं। वॉलंटरी अगर कोई कस्टमर देना चाहे तो वो दे सकता है। तो हम एज सच कह सकते हैं कि एक तरीके से सर्विस चार्ज के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये क्वेश्चन किया कि सर्विस चार्ज को आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस समझ ही क्यों रहे हो। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सर्विस चार्ज स्टार्ट कैसे हुआ था। तो 1958 में एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दीवान चमन लाल, जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 10% जो है कस्टमर बिल के ऊपर सर्विस चार्ज होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये बात की कि यूनिफॉर्म सर्विस चार्ज होना चाहिए। द रिपोर्ट एम्फेसाइज द नीड फॉर रेगुलेटिंग द वर्किंग कंडीशंस। और सर्विस चार्ज से जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो जो भी वर्कर्स काम करते हैं रेस्टोरेंट्स में उनके लिए प्रोविडेंट फंड्स के लिए, पेंशन्स के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज़ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कमेटी की रिकमेंडेशन थी। देर आफ्टर इन 1964 एक बोर्ड बनता है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई चीफ कमिश्नर दिल्ली, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि लगभग 5 से 10% जो है कस्टमर बिल के ऊपर यहाँ पर सर्विस चार्ज लगाया जा सकता है और उस पैसे को यूज़ किया जा सकता है वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस द इशू ऑफ वेदर द लेवाई ऑफ सर्विस चार्ज यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है या नहीं है। और अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो इतने सारे साल से ये कैसे चल रही थी कि अगर ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो ये सब यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। अब हम आगे चलते हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस। तो कल मैंने आपको बताया था म्यांमार में 4 लोगों का एग्जीक्यूशन कर दिया गया है। तो म्यांमार जनता हैज़ एग्जीक्यूटेड 4 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वन ऑफ देम अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जबकि आसियान कंट्रीज़ ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये कहा था म्यांमार को कि आप मत करो एग्जीक्यूशन, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर म्यांमार की जनता ने एग्जीक्यूशन कर दिया। तो एग्जीक्यूशंस हैव बीन कंडेम्ड बाय सेवरल कंट्रीज़, US, EU, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो सारे ही कंट्रीज़ ने मोस्टली यहाँ पर कंडेम किया है, लेकिन इंडिया ने कंडेम नहीं किया।
तो विद लास्ट ईयर्स कू एंड नाउ द एग्जीक्यूशंस म्यांमार हैज़ रिग्रेस्ड एट लीस्ट 3 decades। तो म्यांमार यहाँ पर लगभग 30 साल पीछे चला गया है जो लास्ट ईयर कू हुआ है उसके बाद। द एग्जीक्यूशंस आर ऑफ कोर्स इंटेंडेड टू स्प्रेड फियर अमंग द ग्रुप्स कि अगर कोई भी यहाँ पर जनता के टेक ओवर को रेजिस्ट करेगा तो उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा जैसा कि इन 4 लोगों का हुआ है। इंडिया ए मेंबर ऑफ द क्वाड स्टैंड आउट एज द वन मेजर डेमोक्रेसी। और इंडिया यहाँ पर जनता के साथ एंगेज भी कर रही थी और इंडिया ये भी कह रही थी कि डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन होना चाहिए। लेकिन जब से ये एग्जीक्यूशन वाला इंसिडेंट हुआ है इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा है। तो म्यांमार्स डेकेड ऑफ होप ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ विच द नोटोरियसली इंसुलर military rulers loosened their repressive grip but without giving up control has given way to another era of darkness। तो इंडिया यहाँ पर साइलेंट नहीं रह सकता। अगर इंडिया साइलेंट है तो उसका मतलब ये है कि मिलिट्री जो कर रही है हम उसको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कल हमने डिस्कस कर लिया था कि हमें मिलिट्री जनता के साथ एंगेज होना क्यों ज़रूरी है। तो अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को टैकल करना है और अगर हम नहीं चाहते कि चाइना और यहाँ पर म्यांमार के रिलेशंस बहुत ज़्यादा डीपन हो तो ऐसे में हमें म्यांमार जनता के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, एंगेज करना ही पड़ेगा। ये जो है ये हम डिस्कस कर लेंगे पेरेंटीज एक्सप्लेन पेज पर। आ हिस्ट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये हम डिस्कस करते हैं। इन डूइंग सो यहाँ पर ये बताया गया कि इंडिया में रिच डिबेट्स हुआ करती थी, पहले भी रिच डिबेट्स हुआ करती थी। तो ब्लास्फेमी एंड इम्पाइटी वर वंस पनिशेबल बाई डेथ इन सर्टेन वेस्टर्न नेशंस। तो आप रिलीजन के बारे में कुछ बोलोगे, रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करोगे तभी तो रिलीजन रिफॉर्म होता है। तो ऑफकोर्स ऐसे ही कोई चीज़ रिफॉर्म होती है अगर उसको क्रिटिसाइज़ करो तो उसके बारे में तर्क वितर्क करो। तो ब्लास्फेमी और इम्पाइटी पनिशेबल बाई डेथ थे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में। आज भी ईस्टर्न कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक ब्लास्फेमी लॉ है। इन इंडिया हाउएवर वी हैव हैड द फ्रीडम कि हम यहाँ पर रिलीजन बिलीफ्स और इसके अलावा सेक्रेड टेक्स्ट को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। दैट नो हिंदू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी वॉज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। और अगर क्रिटिसिज्म होता है उसके बाद ही यहाँ पर रिफॉर्म आता है। इनफैक्ट ईच सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हैज़ ग्रोन बाई चैलेंजिंग अनदर। तो डिबेट्स तो पहले भी होते थे लेकिन पहले तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं होती थी, तो आज क्यों इतनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो ऑथर ने इसका रीज़न ये बताया है कि पहले जो डिबेट्स होते थे उसमें दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट से ही देखा जाता था, भले ही उसको यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है। तो आंसर इज सिंपल, क्रिटिसिज्म दीज डेज डिफर फ्रॉम द कल्चर ऑफ डिबेट जो कि हमें पहले देखने को मिलता था इंडिया में। फर्स्टली क्रिटिसिज्म इन द पास्ट हैड रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, समटाइम्स एडमायरेशन। तो ये है पहले की डिबेट की खासियत कि उस समय भी डिबेट होती थी लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ साथ रिस्पेक्ट होती थी, एप्रिसिएशन होता था। एल्सवेयर कालिदासा बोज डाउन टू शिवा एंड पार्वती हु ड्वेल टुगेदर लाइक अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। इसके अलावा इन एनी डिबेट द ओपोनेंट को भी इक्वल समय दिया जाता था, इक्वल राइट्स दिए जाते थे कि आप भी अपना पक्ष रखो। तो सेकेंडली इन एनी डिबेट द ओपोनेंट वॉज ग्रांटेड इक्वल राइट्स टू वर्ड्स एंड मेथड्स इन हर अपॉर्चुनिटी इन डिफेंडिंग हरसेल्फ एंड चैलेंजिंग द क्रिटिसिज्म। स्टैंडर्ड्स आर अनफिट फॉर अ डिबेट। अगर कोई ये क्लेम करे कि हमारे डेटीज़ तो सेक्रोसेंट है और हमारे बिलीफ्स के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, हमारी डेटीज़ को आप यहाँ पर पोर्ट्रे नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे रिलीजन को वो यहाँ पर अंडरमाइन करे तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ टू अ लार्जर एक्सटेंट एब्जॉर्ब्ड इंडियाज़ डिबेट कल्चर। अ रीज़न तभी तो स्टार्टिंग में जब नुपुर शर्मा का कॉमेंट आया था तो स्टार्टिंग में किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में जो डिबेट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। लेकिन फिर जब डिप्लोमेटिक लेवल पर ये इशू उठने लग गया उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो रिलीजियस हार्मनी लाइक द कल्चर ऑफ डिबेट टू हैज़ अ रिच हिस्ट्री इन इंडिया। These values, debate values, communal harmony and free speech, ये हमारी खुद के हैं, ये कोई हमने वेस्टर्न या लेफ्ट इंटेलेक्चुअल से नहीं लिए हैं और ये हमारे में अभी भी होना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर रिलीजन को क्वेश्चन करेंगे तभी हम यहाँ पर रिलीजन को रिफॉर्म कर पाएंगे। द सस्टेनेबल कम्युनलिज्म ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। EU नेशंस रीच डील टू रशियन गैस बाई 15%। तो यहाँ पर रशिया क्या कर रहा है, रशिया गैस को यूज़ कर रहा है स्ट्रैटेजिक तरीके से। ये रशिया ये करता है जो गैस सप्लाईज है वो कट कर देता है यूरोपियन नेशंस की। तो यूरोपियन नेशंस ने खुद डिसाइड किया है कि वो अपने गैस की यूज़ को कम करेंगे और राशन करेंगे बाई 15% अमिड रशियन कट ऑफ ईयर्स। क्योंकि रशिया यही कहता रहता है कि अगर आपने ज़्यादा सैंक्शंस लगाए या नहीं हटाए सैंक्शंस तो हम यहाँ पर गैस सप्लाई को कट कर देंगे। रशिया ने यह कहा है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2024 के बाद बाहर आ जाएंगे और हम उसके बाद अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा, रशिया भी अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। अब हम आगे चलते हैं। जापान एग्जीक्यूट्स प्रिजनर हु किल्ड 7 इन टोक्यो स्ट्रीट रैम्पेज। तो जापान में जब कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो जिस दिन दिया जाता है बेसिकली जिस दिन हैंग करना होता है सिर्फ उसी दिन बताया जाता है कि आज आपको हैंग करना है, उससे पहले उसको नहीं बताया जाता है। तो एग्जीक्यूशंस आर कैरीड आउट इन हाई सीक्रेसी इन जापान वेयर प्रिजनर्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द फेट अंटिल द मॉर्निंग दे आर हैंग्ड। बाकी आप टॉपिक ये पढ़ सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी का बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म होता है। तो इसके बारे में आप पॉइंट्स रेडी कर सकते हो पहले ही कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि रिट्रीब्यूशन जस्टिस होनी चाहिए, कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस होनी चाहिए। 5G ऑक्शन डे द 700
मेगा हट्स बैंड विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अ कवरेज इन हाई डेंसिटी। तो इससे पहले 2 ऑक्शंस हुए थे, उसमें ये 700 वाला नहीं बिका था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस बार ये 700 वाला स्पेक्ट्रम भी बिक जाएगा। अब क्या क्या चेंज किए गए इस बार के स्पेक्ट्रम में? तो पहली बात, गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज नहीं लेगी, तो गवर्नमेंट विल नॉट कलेक्ट एनी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज। इसके अलावा कोई बैंक और फाइनेंशियल गारंटीज देने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। 10 साल के बाद ये जो स्पेक्ट्रम है ये सरेंडर भी किया जा सकता है, तो बिडर्स वुड बी गिवन एन ऑप्शन टू सरेंडर द स्पेक्ट्रम आफ्टर 10 ईयर्स, और कोई भी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी। ये सारे चेंजेस इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा डेट में चल रही हैं। IMF ने इंडिया का जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए उसको यहाँ पर कट कर दिया है टू 7.4%, और जो 24 का रहेगा वो रहेगा 6.1%। US ने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को निकाल दिया है। वो इसलिए निकाल दिया क्योंकि मार्केट में ज़्यादा ऑयल होगा तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से जो ऑयल के प्राइजेज़ हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। जौहर का क्या मतलब होता है बेसिकली? तो जौहर ट्राइबल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है सैल्यूटेशन एंड वेलकम, और इसका मतलब ये भी होता है पेइंग रिस्पेक्ट। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर ऑफन नेचर वर्शिपर्स, और वो यहाँ पर फॉलो करते हैं सरना रिलीजियस कोड। सरना रिलीजियस कोड कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन ये डिमांड है कि इसको एक ऑफिशियल रिलीजन बनाया जाए। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं सरना रिलीजियस कोड, क्योंकि 2021 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो एज डिमांड्स फॉर अ सरना रिलीजियस कोड इन सेंसस 2021 ग्रो इन झारखंड, मैनी आउटफिट्स आर बिजी ट्राइंग टू कन्विंस द ट्राइबल पीपल दैट दे आर हिंदूज़। लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि हमें हिंदूज़ फोल्ड में ना इंक्लूड किया जाए, हमारा यहाँ पर सरना रिलीजन को एक डिफरेंट रिलीजन की तरह आइडेंटिफाई किया जाए। इन November 2020 द झारखंड गवर्नमेंट कन्वीन्ड अ स्पेशल असेंबली सेशन टू पास द रेजोल्यूशन कि सरना रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया जाए। अब सरना रिलीजन वाले क्या बिलीव करते हैं? तो फॉलोअर्स ऑफ सरना फेथ बिलीव प्रे टू नेचर, तो वो यहाँ पर नेचर की वर्शिप में बिलीव करते हैं। होली ग्रेल क्या है इनका? जल, जंगल, ज़मीन, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड। और यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो ट्रीज़ को प्रे करते हैं और फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। सरना कोड की क्यों ज़रूरत है? तो सेंसस 2011 में 50 लाख ट्राइबल्स ने अपना रिलीजन यहाँ पर पुट किया था सरना, ऑल्दो इट वाज नॉट अ कोड, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए सरना कोड। अब हम आगे चलते हैं। द कमबैक ऑफ पेट्रोल। तो आपने ये देखा होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स की टॉप मॉडल व्हीकल्स होती हैं वो डीजल पर चलती हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वापस से यहाँ पर पेट्रोल को यूज़ किया जाएगा। तो क्यों यूज़ किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। अब डीजल का एडवांटेज क्या था कि जो मैन्युफैक्चरर्स टॉप मॉडल्स में डीजल को ही लेकर आते थे, तो बिकॉज दे यूज़ कंप्रेस्ड एयर, जिसकी वजह से नो स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है फॉर द इग्निशन प्रोसेस, और यहाँ पर 15 से 20% कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है अगर यहाँ पर व्हीकल जो है वो डीजल से चलती है। दिस मेड डीजल द प्राइमरी चॉइस फॉर द यूटिलिटी व्हीकल्स। लेकिन उसके बाद भी देखें तो डीजल में अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। द रिटर्न टू पेट्रोल हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय द स्ट्रिक्टर BS6 एमिशन नॉर्म्स रोल्ड आउट 2 years ago, और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर कम एमिशन होना चाहिए, उसके लिए BS6 जो नॉर्म्स लाए गए थे। तो उसके चलते यहाँ पर जो पेट्रोल है वो ज़्यादा से यूज़ होगा, लेकिन पेट्रोल में भी यहाँ पर हाइब्रिड यूज़ होगा। तो पेट्रोल टेक इनोवेशंस, तो पहला है 2 फ्यूल इंजेक्टर्स पर सिलेंडर। तो मारुति सुजुकी की एक यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है डुअल जेट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें फाइनर एटोमाइजेशन किया जाएगा फ्यूल का, जिसकी वजह से ज़्यादा कंप्लीट कंबशन होगा। तो ज़्यादा कंप्लीट कंबशन होगा तो फ्यूल का कम यूज़ होगा। तो डीजल में यही तो एडवांटेज था कि डीजल में कम फ्यूल यूज़ हो रहा था, तो अगर पेट्रोल में भी कम फ्यूल यूज़ होगा तो यहाँ पर जो टॉप मॉडल्स हैं गाड़ियों के उसमें यहाँ पर पेट्रोल को प्रेफर किया जाएगा। फिर यहाँ पर बात की गई हाइब्रिड मॉडल की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक। तो इसमें क्या होगा? हाइब्रिड सिस्टम समटाइम्स इंक्लूड अ पेट्रोल इंजन जिसमें कि एक लिथियम आयन या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी भी हो गई, और यहाँ पर जब ज़रूरत होगी तो बैटरी से यहाँ पर प्रोसेस कर लिया जाएगा फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो ऐसे में जो पेट्रोल है उसकी खपत कम होगी। तो बैटरी पैक इज रिचार्ज बाय द इंजन और बाय वे ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये सब इसमें बताया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर पेरेंटीज़, तो पेरेंटीज़ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने देखा होगा जब बेबी से टॉक करते हैं तो बहुत ऐसे गाना गाते हुए बच्चों से बात करते हैं। तो वी हैव ऑल सीन इट, वी हैव ऑल क्रिंज्ड एट इट, वी हैव ऑल डन इट आवरसेल्व्स, टॉक टू अ बेबी। तो जैसे आपको पता होगा इस लैंग्वेज को बोलते हैं पेरेंटीज़। और एक स्टडी की गई है, मोर देन 40 साइंटिस्ट हेल्प टू एनालाइज 16-15 वॉइस रिकॉर्डिंग्स, और इससे ये पता चला है कि जैसे बच्चों से इस लैंग्वेज में टॉक किया जाता है उसकी वजह से जो बच्चों का इवोल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो साइंटिस्ट हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट द साउंड्स ह्यूमंस मेक विद द बेबी सर्व अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशनरी फंक्शंस। इसीलिए इसका कुछ फंक्शन है, ऐसे ही नहीं कि लोग ऐसे ही बच्चों से बात करते हैं। तो स्ट्रेंज थिंग वी डू विद आवर वॉइसेस व्हेन स्टेयरिंग एट अ न्यू बॉर्न नॉट ओनली हेल्प अस टू सर्वाइव बट टीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो ऐसा करना चाहिए, ये कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं होती है। HIV की मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई है, तो ये कौन कौन सी मेडिसिन हैं? तो पहली तो है डोलूटेग्राविर, ये है। दूसरी है डेवापिरापिन, और ये दोनों हो गई हैं कम।
रणवीर सिंह फोटोशूट एंड द लॉज कवरिंग ऑब्सैनिटी इन इंडिया। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 292 है, 293 है, 509 है आईपीसी का और सेक्शन 67A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। तो ये तो याद करने की ज़रूरत आपको है नहीं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ऑब्सीन है कोई कंटेंट है नहीं है, तो उसके लिए हिकलिन टेस्ट यूज़ होता था 2014 तक। हिकलिन टेस्ट ये पहली बार लेट डाउन किया गया था इंग्लैंड में इन रेगिना वर्सेस हिकलिन। तो उसमें हिकलिन टेस्ट जजेस ऑब्सैनिटी बेस्ड ऑन वेदर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर, क्या कोई यहाँ पर अगर ऑब्सीन एक्ट है तो उसकी वजह से क्या किसी का माइंड जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऑब्सैनिटी इज टू बी डिप्रेव एंड करप्ट दोज हुज माइंड्स आर ओपन टू सच इन्फ्लुएंसेस। तो ये पहले क्राइटेरिया था, लेकिन फिर इस क्राइटेरिया को कैंसिल कर दिया गया कि ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। फिर एक नया जजमेंट आता है 2014 में, जिसका नाम होता है अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और उसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हिकलिन टेस्ट जो है वो ऑब्सैनिटी को डिटरमाइन करने का करेक्ट टेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ऑब्सीन हो सकती है लेकिन उसका लार्जर पब्लिक पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक फोटोग्राफ थी, न्यूड फोटोग्राफ ऑफ टेनिस लेजेंड बोरिस बेकर विद हिज ब्लैक फियांसे, और इस फोटोग्राफ से ये कन्वे करने की कोशिश की गई थी, द फोटोग्राफ वॉन्ट्स टू कन्वे इज दैट द कलर ऑफ स्किन मैटर्स लिटिल एंड लव चैंपियंस ओवर कलर, की बेसिकली यहाँ पर लव में ये कलर वलर मैटर नहीं करता है। तो इससे हमें क्या समझ आया, तो कोर्ट रूल्ड दैट द क्वेश्चन ऑफ ऑब्सैनिटी मस्ट बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट कि वो मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो इसमें मैसेज ये कन्वे किया जा रहा था कि लव कॉन्कर्स ऑल, जो कि यहाँ पर जो न्यूड है ये कॉन्टेंट था ही नहीं उस फोटो का। तो फिर बाद में हिकलिन टेस्ट के बाद ये टेस्ट लेकर आया गया कि ये देखा जाएगा कि उसका लार्जर पर्पस क्या है उस कॉन्टेंट का। तो ये रणवीर सिंह के केस में भी देखा जाएगा। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने स्टडी किया। तो फर्स्ट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है फाइनेंस कमीशन को कि फाइनेंस कमीशन से कंसल्ट किया जाए, क्या फाइनेंस कमीशन ऐसा कोई क्राइटेरिया डिवाइस कर सकता है जिसकी वजह से फ्रीबीज को रेगुलेट किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी पावर नहीं है फ्रीबीज को रेगुलेट करने के लिए, और यहाँ पर जो पार्टीज जैसे चाहें वैसे रूल्स बना सकती हैं। कोई भी पार्टी यहाँ पर जीतने के बाद रूलिंग पार्टी अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी डिज़ाइन कर सकती है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरवीन नहीं कर सकता है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कुछ 3 रिफॉर्म्स किए गए थे, लेबर रिफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 100, पहले अगर 100 यहाँ पर लोग हैं और उस कंपनी को बंद करना है तो गवर्नमेंट के नोट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब उसका नंबर इंक्रीज़ करके 300 कर दिया गया है। तो रेजिंग द वर्कर थ्रेशोल्ड टू 300 फ्रॉम 100 फॉर एग्जाम्पटिंग कंपनीज। फिर दूसरी बात, फैक्ट्रीज़ एक्ट में जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है कि फैक्ट्रीज़ एक्ट में जो कंप्लाइंसेज हैं वो ज़्यादा यूनिट्स के लिए ज़रूरत होगी, कम यूनिट्स के लिए ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे में कुछ स्टेट्स ने 2014-15 में रिफॉर्म किए, कुछ ने 2017 में किए और कुछ ने बिल्कुल नहीं किए। तो उसके बाद कौन से स्टेट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा, कुछ स्टेट्स में तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गया, लेकिन कुछ में नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ स्टेट्स में यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल ज़्यादा था और कुछ में कम था। तो आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो कि कुछ सिर्फ लेबर रिफॉर्म्स करने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर राज्यसभा से 19 MPs को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट, मतलब यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते थे कि प्राइस राइस के ऊपर डिबेट हो, GST रेट्स के ऊपर डिबेट हो, जो कि नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइन के ऊपर एक 25 ईयर का रोड मैप लेकर आया जा रहा है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लाइन्स हैं एशियाटिक लाइन्स, उनको शिफ्ट कर दिया जाए टू कूनो पालपुर, लेकिन उनको शिफ्ट नहीं किया गया। उनको शिफ्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार डिजीज़ फैल जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल बेब्सियोसिस एंड कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारी पूरी पॉपुलेशन एशियाटिक लाइन की खत्म हो जाए, तो ऐसे में उनका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। फिर BSF का जूरिसडिक्शन लास्ट ईयर इंक्रीज़ किया गया था, 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया था पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम में, और गुजरात में कम कर दिया गया था। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस स्टेप की वजह से जो यहाँ पर स्मगलिंग है वो कम हो गई है, ड्रग्स की स्मगलिंग और कॉन्ट्राबैंड आइटम्स की स्मगलिंग यहाँ पर हो गई है कम। फिर CPEC के लिए 3rd कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया। इंडिया ने कहा है कि इंडिया ने स्लैम किया चाइना और पाकिस्तान को कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट करता है क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। ये इस बार मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस कर लिया था कि कैंगेरू कोर्ट्स क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि मीडिया हाउस अपने दूसरे बिजनेस चलाते हैं, और अगर दूसरे बिजनेस चलाते हैं तो ऐसे में वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हो सकता है कि वो यहाँ पर ज़्यादा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करें, सरकार के अगेंस्ट कुछ बोले तो उनके दूसरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यही कहना है कि अगर मीडिया हाउसेस के दूसरे बिजनेस इंटरेस्ट होंगे तो ऐसे में वो इंडिपेंडेंटली कभी काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर हमेशा एक एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा। फिर हमने UAE डिस्कस किया जो कि हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यहाँ पर हम गल्फ़ कंट्रीज़ को क्या करते थे, पाकिस्तान के प्रिज्म से देखते थे, रिलीजन के प्रिज्म से देखते थे, जो कि ज़रूरत नहीं थी। और बाकी जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तब से तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो UAE के साथ और इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, और एज सच ये कंट्रीज़ भी अब रिलीजन को पीछे छोड़कर बहुत ज़्यादा टॉलरेट हो रहे हैं।
इनके अंदर जो टॉलरेंस लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा ये जो कंट्रीज़ हैं सॉवरन वेल्थ फंड से बहुत ज़्यादा फंड इंडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गल्फ कंट्रीज़। अनदर वायरस अलर्ट, तो यहाँ पर हमने मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस किया जो कि जूनोटिक डिजीज़ है, और आने वाले टाइम में हमें ऐसी डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर जो हैबिटाट है वो ओवरलैप हो चुका है एनिमल्स का और ह्यूमंस का, और जिसकी वजह से हमें ऐसी डिजीज़ और ज़्यादा देखने को मिलेंगी जो कि एनिमल से फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल और ज़्यादा जूनोटिक डिजीज़। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि सर्विस चार्ज जो है वो वॉलंटरी होगा, और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वो सर्विस चार्ज को बिल में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये जो होगा इसकी वजह से यहाँ पर ऑथर ने यही क्वेश्चन किया कि इतने ज़्यादा पिछले इतने टाइम से ये चल रहा है सर्विस चार्ज, तो क्या ये अब तक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। म्यांमार में जो एग्जीक्यूशंस हुए हैं उसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया को क्या करना है ये सोचने की बात है कि इंडिया को यहाँ पर म्यांमार के साथ एंगेज होना है या नहीं होना है। अगर हम नहीं एंगेज हुए तो नॉर्थ ईस्ट वाली इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। चाइना और म्यांमार के रिलेशंस बहुत ज़्यादा डीपन हो जाएंगे, और अगर हम इंगेज हुए तो हमारी मॉरल वैल्यूज़ यहाँ पर, जैसे कि हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है, और म्यांमार में यहाँ पर एग्जीक्यूशंस किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि बात ये की गई कि इंडिया में डिबेट हुआ करता था, लेकिन डिबेट बहुत रिस्पेक्टेड फॉर्म में हुआ करता था कि अगर आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप उसको एडमायर भी कर रहे हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब डिबेट सिर्फ यहाँ पर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, जो कि सही बात नहीं है। और हमारा जो डिबेट कल्चर है वो कोई हमने वेस्ट नेशन से नहीं लिया, ये हमारा खुद का डिबेट कल्चर है जो कि हमने खुद इवॉल्व किया था, लेकिन अब हम खुद डिवॉल्व हो रहे हैं। ईयू नेशंस ने ये कहा है कि हम अपनी गैस सप्लाई को कम करेंगे, मतलब हम गैस सप्लाई को कम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो रशिया है वो ये हमेशा डराता धमकाता रहता है कि हम गैस आपको देना बंद कर देंगे। फिर रशिया ने ये कहा कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाएगा। फिर जापान के इशू में आप ये पढ़ सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज इस बार गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी, इसके अलावा 10 सालों के बाद भी यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम उसको सरेंडर किया जा सकता है। आईएमएफ ने हमारा जो फोरकास्ट है उसको थोड़ा कट कर दिया है। यूएस ने अपने जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उससे कुछ ऑयल बैरल्स को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई बढ़ सके और प्राइस नीचे आ सकें। जौहर क्या होता है, इसका मतलब होता है सैल्यूटेशन ऑफ वेलकम, और ट्राइबल लैंग्वेज में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है जौहर। फिर हमने यहाँ पर सरना रिलीजन कोड देखा, जिसमें कि 2011 सेंसस में 50 लाख ट्राइबल्स ने अपना रिलीजन मार्क किया था यहाँ पर सरना। सरना का क्या मतलब होता है, नेचर को वर्शिप करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना। फिर हमने ये देखा कि जो टॉप मॉडल्स की गाड़ी होती थी वो डीजल के द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन हो सकता है कि पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पेट्रोल के साथ यहाँ पर हाइब्रिड व्हीकल बनाई जाएगी जो कि पेट्रोल से भी चल सकती है, फिर बैटरी से भी चल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एमिशंस है वो थोड़े कम होंगे। फिर यहाँ पर हमने पेरेंटीज लैंग्वेज डिस्कस की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑप्सीन के रिगार्डिंग यहाँ पर टेस्ट कौन कौन से हैं, तो हिकलिन टेस्ट था। फिर कोर्ट ने कहा कि हिकलिन टेस्ट ठीक नहीं है, ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऑप्सीन है तो उसका जो लार्जर पब्लिक पर्पस है वो क्या है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया जो न्यूड फोटोग्राफ थी टेनिस लेजेंड की, तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी जो कलर है वो मैटर नहीं करता है, तो इसका लार्जर पब्लिक पर्पस तो ये था ना, लोगों को कन्वे करना कि कलर मैटर नहीं करता है। फिर यहाँ पर HIV मेडिसिन शॉर्टेज हो गई है, तो इसका नाम तो याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।